दोस्तों को बुला लें अपने। yes. यार इतनी मुश्किल असाइनमेंट तो नहीं थी, वो तो बड़ी आसान सी मैंने अभी दी थी असाइनमेंट। और ट्राई तो पूरी की थी लेकिन वो मतलब के एरर्स नहीं थे खत्म हो रहे। तो ये हमने कब पढ़ा था कि वॉइड के तरीके से पैरामीटर पास करना? फंक्शन के अंदर पैरामीटर C++ में पास किए थे तब, दूसरी तीसरी क्लास में जब हमने सी प्रोग्रामिंग की थी तब। सर थर्ड क्वेश्चन की भी समझ नहीं आ रही थी, वो क्या है? थर्ड का तो मैंने वो सोल्यूशन पेस्ट कर दिया हुआ था उस लिंक में कि आपने एक फंक्शन में से के पैरामीटर के तौर पर दूसरा फंक्शन कॉल करना। सर वो दोनों समझा दें, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। जी 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 मैं समझा देता हूँ। वैसे दूसरा क्वेश्चन तो सभी से ही हो जाना चाहिए था क्योंकि वॉइड पॉइंटर तो एक नॉर्मल सी चीज थी कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। हाँ जी बताएं। सर वो मैंने ट्राई की थी लेकिन वो एरर्स आ रहे थे, आपसे पूछा भी था लेकिन जैसे आपने कहा था वैसे भी ट्राई किया लेकिन वो एरर्स आ रहे थे फिर भी। आपको मैं सेंड भी किया था क्वेश्चन करके। मैंने आपको बताया भी था कि इसे लॉन्ग में रिटर्न करवाओ तो सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा। मैंने वैसे भी ट्राई किया था लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा चलें अभी देख लेते हैं, हम अभी करते हैं। बस हम आपकी पोर्टल पे अटेंडेंस मार्क कर लें, फिर हम जो है वो शुरू कर देते हैं क्योंकि सब लोग आ तो गए हैं। ले जनाब, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पहले कोड दिखा दूं। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन था क्या? दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कोई से भी कमांड लाइन से आपको दो आर्गुमेंट्स आएंगे, ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन जिसकी प्रोटोटाइप ये वाली आपको गिवन थी। ये प्रोटोटाइप आपने उस फंक्शन को इस तरह से यूटिलाइज करना था कि वो फंक्शन दो वॉइड पॉइंटर पैरामीटर रिसीव करे और एक वॉइड पॉइंटर जो है ना वो रिटर्न कर दे। और जब वो रिटर्न कर देगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना है। अब जब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से जितने भी डाटा स्पेसिस सेपरेटेड बेस डाटा पास किया जाएगा वो उसका काउंट जो होता है वो ARGC में होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मैंने अपना प्रोग्राम चलाया, देन एक स्पेस दी और लिखा हेलो, देन स्पेस दी लिखा OS,
देन स्पेस दी लिखा 1, स्पेस दी लिखा 2। तो अब ARGC में ऑटोमेटिकली इनका काउंट जो है ना वो स्पेसिस की बेस पे स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ./a.out को 1 दे दिया जाएगा, हेलो पूरे को 2 दे दिया जाएगा, OS को 3, 1 को 4, 2 को 5। अब जब मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन से आने चाहिए जिन नंबर्स को मैंने ऐड करना है, तो एक आर्ग्यूमेंट जो मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो तो आना ही आना था। इसके बाद 2 डिजिट आने थे इस तरह से। तो अगर इससे कम डाटा आएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और अगर यूज़र इससे ज़्यादा डाटा हमें थ्रो कर दे तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने कहा जी ARGC की जो एग्जैक्ट वैल्यू ना वो 3 होनी चाहिए। जब तक ARGC का काउंट 3 नहीं हो जाता हम यूज़र को कहेंगे कि आपने गलत आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। जब 3 हो जाए तब हम अपना काम करेंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डाटा होता है आपके पास वो करैक्टर पॉइंटर की एक अरे पड़ी होती है, बेसिकली एक 2D अरे की शक्ल में डाटा करैक्टर बाय करैक्टर हमारे पास पड़ा होता है। हर इंडेक्स पे एक सिंगल करैक्टर के तौर पे स्टोर होता है। मसलन डॉट एक इंडेक्स होगा, स्लैश एक इंडेक्स होगा, एक इंडेक्स होगा, डॉट फिर एक इंडेक्स होगा, ओ एक इंडेक्स होगा, यू एक इंडेक्स, टी एक इंडेक्स और एंड पे नल। तो हमने कहा था तो इसका मतलब है कि ये डाटा तो करैक्टर फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है, जबकि मैंने तो काम इंटीजर्स के जरिए करना है। तो एक बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़ा था A2I, आस्की टू इंटीजर। हमने कहा था इसमें हम अपना वो वाला इंडेक्स पास करेंगे जहाँ जिस इंडेक्स की वैल्यू मुझे इंटीजर में चाहिए। तो लेट से मैंने ARGV1 और ARGV2 ना 2 इंटीजर्स में स्टोर कर लिए। अब फंक्शन की जब मैं प्रोटोटाइप देखता था तो फंक्शन मुझे कहता है मैं तो सिर्फ वॉइड पैरामीटर्स ले सकता हूँ वॉइड पॉइंटर टाइप के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, 2 वॉइड पॉइंटर टाइप्स के पैरामीटर बनाए और उनको इन इंटीजर्स के एड्रेसेस पे पॉइंट कराना शुरू कर दिया। अब एक्चुअली जो रिलेशन है अगर हम उसको देखना चाहें कि वो कैसे बिल्ट हुआ होगा, तो लेट से हम ये टूल ओपन कर लेते हैं अपना। लें जी, अब हुआ एक्चुअली क्या हुआ होगा, हुआ इस तरह से होगा कि आपने लेट से कोई एक इंटीजर बनाया, उसमें कमांड लाइन से कोई भी वैल्यू आई वो स्टोर हो गई, लेट से 5 स्टोर कर लेते हैं हम। देन आपने नंबर 2 बनाया, उसमें आपने वैल्यू भेज दी फिर 10। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 2 वॉइड टाइप के पॉइंटर क्रिएट किए हैं। एक पॉइंटर जो है वो पॉइंट करने लग गया 5 को और दूसरा पॉइंटर जो है वो पॉइंट करने लग गया 10 को। अब जब मैं ये 2 पॉइंटर्स वॉइड पॉइंटर जब मैं पास करूंगा तो बेसिकली एक तरह का मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर जाके रिसीव करूंगा तो वॉइड जो होता है वो एक तरह का खाली डाटा टाइप, हम इसे कहते हैं कि ये खाली डाटा टाइप है, इसमें आप कुछ भी रख के भेजें और फिर अपनी मर्जी के डाटा टाइप में कन्वर्ट करके यूज़ करें। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करने के लिए दोबारा से इंटीजर डाटा टाइप में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। मैंने पॉइंटर में अगेन स्टोर किया और उनको ऐड करके वहाँ से रिटर्न करवा लिया। अब जब रिटर्न करवाने लगते हैं ना तब एक इशू आ जाता है। इशू ये आता है कि जब हम रिटर्न करने लगते हैं ना तो वॉइड पॉइंटर है 8 बाइट का, ठीक है। अगर आप एज एन इंटीजर रिटर्न करने लगेंगे ना वो टाइप मिसमैच की वार्निंग देगा, और चूंकि WR एरर फ्लैग्स आप लगाएंगे तो वो क्या कर देगा, वो उसको ना एरर बना देगा। एक इसको करने का तरीका था कि अगर मैंने इंटीजर ही रिटर्न करवाना है एट एनी कॉस्ट तो फिर हम उस वार्निंग को बियर करना पड़ना था कि यार माइट भी आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। हम कहते हैं हम वो वार्निंग बियर नहीं करते, हम लॉन्ग के अंदर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 8 बाइट्स के अंदर, तब रिटर्न करवाएंगे तो सक्सेसफुली हमारा डाटा जो है वो रिटर्न हो जाएगा और उसको हम जो है वो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो लेट से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, cd/mnt/c। पहले मुझे उस रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं पढ़ूँ तो मेरी फाइल सी यूजर्स वकार मुगल के डेस्कटॉप पे q2.c के नाम से पड़ी हुई है। तो लेट से जी मैं डेस्कटॉप तक जो है ना वो मूव कर गया। मैं देखना भी चाहूँ तो मैं ls/q2 करूँगा तो आप ls, अच्छा ये उस तरह डिस्प्ले करवाएगी, ls करूँगा
तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आ जाता है। और अगर आपने खाली Q2 देखनी हो तो ls Q2, तो इस तरह करके भी आप पाइपिंग के ज़रिए कमांड्स जो हैं वो देख सकते हैं। डोंट नो अभी क्यों नहीं प्रिंट हुई, बट ये सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा डिस्प्ले हुआ है। तो आप ये देखें मैं Q के खाने में चला गया हूँ तो मेरे पास Q.C पड़ी हुई है। तो लेट्स कंपाइल दिस फाइल gcc q2.c, सो q2.out। ये मैंने कंपाइल किया। तो लेट्स से मैं ना पहले गलत आउटपुट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कमांड लाइन से ना आर्ग्यूमेंट देना भूल गया हूँ। तो आप देखिए उसने मुझे प्रिंट करा दिया कि मेरा प्रोग्राम जो है ना वो रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पास है। आप इसका फॉर्मेट भी दे सकते हैं। आप इसके बाद लिखते फाइल 1 अब जब मैं कंपाइल करके गलत आउटपुट देखा हूँ तो वो मुझे कहता है कि आपने रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पास किया है, एक्जी फाइल का नाम दें, साथ 2 आर्ग्यूमेंट्स भी दें। तो मैं क्या करता हूँ 2 आर्ग्यूमेंट्स भी देता हूँ। आप देखिए मेरे पास जो आंसर कैलकुलेट हो गया डेट इज टू 7। अब मैं क्या करता हूँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ गलती से, तब भी वो मुझे सिस्टम बता देता है कि जनाब आप गलत काम करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ ये काम करें कि आपने सिर्फ 2 पैरामीटर जो है वो पास करने हैं। एक भी करके देख लेते हैं तब भी वो इनवैलिड ही कह रहा है, वो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होने दे रहा। अगर मैं ये चेक ना लगाऊं, लेट से मैं ना ये चेक करना भूल ही गया कि डाटा कैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड आउट कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो कुछ गड़बड़ करने लगा। देखिए अब ना उसने ये एरर नहीं दिया कि भाई रॉन्ग आउटपुट थी या ये कर दो वो चेंज कर दो। उसने कह दिया सेगमेंटेशन फॉल्ट अक्कर कर गया। अब कोड हम क्यों अक्कर कर गया कुछ समझ नहीं आ रही। इनपुट तो मैंने मेरे हिसाब से ठीक दी थी। हुआ ये कि मैं जब इन 2 आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करने लगा ये तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे, तो उसकी वजह से हमारा कोड क्या अगर डंप। तो उस तरह के एरर्स को कैटर करने के लिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को सिक्योर बनाएं कि अगर यूज़र आउटपुट पास करना भूल जाए तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू उसको जो आउटपुट है ना वो मिल जाए। तो ये एक सादा सा क्वेश्चन 2 था जिसमें आपने 2 इंटीजर नंबर्स को एक्चुअली वॉइड पॉइंटर्स में कन्वर्ट करने के बाद आंसर निकाल के वापस कन्वर्ट करके रिसीव करना था। क्वेश्चन 3 जो था वो बड़ा सिंपल था कि उसमें आपने कुछ भी नहीं करना था। उसमें आपने करना ये था कि आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन पैरामीटर पास करना था। उसके लिए हेल्प के लिए आपके हमने एक लिंक पेस्ट किया था इस चैट के अंदर। लेट मी मूव टूवर्ड दिस चैट। तो वो लिंक अगर हम आपको खोल के दिखा दें, ये लिंक था आपके पास अवेलेबल। इसमें एक्चुअली उसने बताया हुआ था कि जब आप फंक्शन पॉइंटर को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो उसका तरीका कार क्या होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ते तो कहता है जी अगर आपने कोई भी फंक्शन पॉइंटर पास करना हो किसी भी पैरामीटर को तो सबसे पहले आप उसकी टाइप बताते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर देखें आप उसने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप फिर अगेन पैरेंथेसिस के अंदर बताते हैं स्टैरिक फंक्शन का नाम यानी कि पॉइंटर का नाम स्टैरिक के साथ, और आगे ब्रैकेट में कोई पैरामीटर अगर आपके जा रहे हैं तो ठीक है। तो लेट से अगर मैंने ये काम करना था तो आप देखें कि मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने बताया वॉइड फंक्शन पॉइंटर पी होगा जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, और नीचे से मैंने कॉल भेजी डिस्प्ले को और उसके अंदर वो वाला फंक्शन पास किया जिसको मैं कॉल करवाना चाहता हूँ एज ए फंक्शन पॉइंटर। तो अगर आप देखें तो मैंने 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाए सबसे पहले जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर से एक फंक्शन पॉइंटर बनाने के बाद उस फंक्शन पॉइंटर को जो है वो हमने कॉल भेज दी। इसने ये सारी डिटेल यहाँ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, और आपका असाइनमेंट में भी टास्क यही था कि आप इसी फंक्शन को चाहे लिखते और उसके अगेंस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते कि किस तरह से एक फंक्शन को जो है दूसरे फंक्शन का पॉइंटर जो हम एज सच पास करते हैं वो कैसे किया जा सकता है। अब हुआ क्या, मैंने कॉल भेजी डिस्प्ले को और उसके आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन पॉइंटर पास किया विच इज़ प्रिंट नंबर। तो
अब होगा कि अब जितनी बार मैं पी को कॉल करूंगा तो इवेंचुअली जो पी है वो एक प्रिंट नंबर का पॉइंटर है, तो इवेंचुअली उतनी बार वो फंक्शन कॉल होता जाएगा और ये सारी चीज़ें वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो हाँ, इसको भी एक दफ़ा चला के देखते हैं। से मैंने कंपाइल किया एंड देन आई गॉट द आउटपुट। देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 जो है वो प्रिंट हो गए, जो कि इस लूप की वैल्यू से हमारे पास आ रहा था। तो बस इतना सा काम करना था आपने अपनी असाइनमेंट 1 में। मैंने ये लिंक इसीलिए पेस्ट किया था कि आप इसको एक दफ़ा तसल्ली से रीड आउट करते तो आपको पता लग जाना था कि आपकी एक्चुअल असाइनमेंट में पूछा भी यही गया हुआ है, बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब क्लियर हो गए जी अदनान? अब क्या गलती कर रहे थे आप क्वेश्चन? क्वेश्चन में कमांड आर्गुमेंट्स यूज करना लाजमी थी। जी जी, ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट के अंदर। अगर मैं आपकी असाइनमेंट ओपन करूं, ये देखें जी, ओएस असाइनमेंट 1। ये देखें, उसने ना सैंपल टास्क रन करके भी दिखाया हुआ है और ये बताया भी हुआ है कि आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट के तौर पर ही इसको पास करना था। ठीक हो गया जनाब? तो ये आपकी एक पहली असाइनमेंट थी। 2 आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपकी असाइनमेंट 2 जो है ना, डेट वुड भी इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके लिए भी आपके पास एक कंप्लीट वीक मिलेगा आपको। उसमें आपने प्रोसेस और प्रोसेस की जो बाइनरी रिप्लेस करने के लिए हमने एग्जैक्ट पढ़ा था उसके थ्रू सारा काम करना है। तो आज चलाएं जनाब, हम अपने लेक्चर को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा क्लोज दिस विंडोज, एक्चुअली जो एक्स्ट्रा ओपन है। सर जी सर आपने मतलब ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब आपने कहा था कि इसका कुछ अगर मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि हमें कम से कम टॉपिक से पता चल जाते हैं, टॉपिक भूल जाते हैं हमें कि इस वो मैंने आपको, ठीक है वो मैंने आपको बताया जी, वो मैंने आपको बताया तो था कि हम सिल्वर शार्ट्स की जो स्टैंडर्ड बुक है ना आपकी डायनासोर्स वाली, एग्जैक्टली वो फॉलो कर रहे हैं सारी। तो वो कहीं अपलोड है? जी जी, ये आपके गूगल पे फ्री पड़ी हुई है। मैंने टीम्स की चैट में भी रखी थी। ओके मैं आपको लिंक दे देता हूँ डाउनलोड करने के लिए। आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप टीम्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोगों को कोई वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए तो वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अदनान गफूर साहब, उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं वो लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से देख लेंगे उनके वीडियोस। मैं आपके लिए वो लिंक भी जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। और ये आज वाली चैट में मैंने बुक का लिंक पेश किया। गूगल क्रोम पे ये जाकर लिखेंगे ये क्यूरी, जो पहले ही लिंक आएगा उससे आपकी ये फाइल जो है ना वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगी। एंड देन इफ़ यू वांट डॉक्टर अदनान का चैनल जिसके थ्रू आप सारी वीडियोस अपने लेक्चर्स रिवाइज कर सकें, तो लेट मी शेयर इस चैनल ताकि आप लोग जो है वो रिवाइज कर सकें। डॉक्टर साहब के चैनल पे आप लोग जब जाएंगे, ये जो मैंने लिंक पेश किया है, उसके बाद आप चले जाइएगा प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, प्ले लिस्ट में जाने के बाद R20 ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप फुली इन डेप्थ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमें शायद बुक पढ़ने से तो इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही, तो वाई नॉट वी वांट सम लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, तो आप R20 ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्ले लिस्ट है 23 वीडियोस वाली, आप वो ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प जो है ना वो मिल सकती है।
ठीक हो गया जी। ओके सर। अब फर्दर आगे चलते हैं और हमेशा की तरह जुनेद साहब क्लास छोड़ गए हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है ना वो हमने कहा था कि जी एक अच्छी सी हमने वो स्टार्ट की थी एक डिस्कशन कुछ मसलन 3 लेक्चर पहले, वो ये कि हम एक प्रोसेस जब क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली जब हम फोक की सिस्टम कॉल के ज़रिए वो प्रोसेस क्रिएट करते हैं ना, तो प्रोसेस में जो रिलेशन होता है ना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, ठीक है, फुल फ्रॉम द टॉप टिल एंड एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, बट वो जब एग्जीक्यूशन करने लगता है तो चूंकि उसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR रजिस्टर जो होता है वो इस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है फोक वाली पे, इसलिए वो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है। फिर हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, तो हमने कहा कि हमें जो है ना वो रिटर्न स्टेटस दिया जाता है। अब फोक का रिटर्न स्टेटस क्या हो सकता है, हमने कहा था फोक का रिटर्न स्टेटस एक तो यहाँ 0 मिल जाएगा आपको। अगर आपको 0 मिलता है तो इससे मुराद है कि आपको जो है ना चाइल्ड रिलेशन हो गया, आप चाइल्ड बन गया, आपका 0 मिल गया। अगर आपको कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलती है विच इज एक्चुअली अ चाइल्ड ID, तो आप कहते हो कि हमारे पास जो है ना वो जनाब ये प्रोसेस जो है ना वो पेरेंट प्रोसेस बन गया। फिर हम उसमें डिफरेंट चीज़ें देखी थी कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें पता ही नहीं था चलता, और हमने कहा था कि अगर पेरेंट पहले किल हो जाए चाइल्ड से तो चाइल्ड ऑर्फन हो जाता है, और हमने कहा था कि अगर चाइल्ड पहले मरे पेरेंट बाद में मरे तो कोई मसला नहीं, इट्स अ नॉर्मल टर्मिनेशन। फिर हमने सोल्यूशन ढूंढा कि किस तरह चाइल्ड को जो है वो ऑर्फन होने से बचाया जाए, तो हमारे पास जो है ना वो एक्चुअली वेट की सिस्टम कॉल जो है वो इन्वॉल्व कर ली थी हमने। फिर हमने कहा कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों ने सेम ही काम करना है तो फ़ायदा क्या है, तो हमने कहा कि हम चाइल्ड से कोई नया काम करवा लेते हैं, कोई नई बाइनरी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमारी हेल्प की थी एग्जैक्ट फैमिली ने। एग्जैक्ट फैमिली ने कहा कि मेरा एक ख़ास तरीका कार से अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपका चाइल्ड या पेरेंट में नया प्रोसेस लोड कर देता हूँ। नया प्रोसेस लोड करने के लिए पहले से वो प्रोसेस जो है वो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए, बाइनरी एग्जीक्यूटिव डॉट आउट की शक्ल में हमारे पास पड़ा होना चाहिए। तो फिर हमने एग्जैक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स जो थे वो चला कर देखे थे कि वो किस तरह से काम करते हैं। अब फिर हमने एक और इशू रेज कर लिया था, वो ये था कि किसी तरह से भी चाइल्ड या पेरेंट को आपस में नहीं पता चल रहा था कि अपडेटेड वैल्यूज क्या है। चाइल्ड अपनी कॉपी अपडेट कर देता था, पेरेंट अपनी कॉपी अपडेट कर देता था। तो हमने कहा था कि देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि बताया जा सके कि भाई पेरेंट को कि या चाइल्ड को कि ये अपडेटेड वैल्यूज हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ना सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जब सिस्टम इनपुट आउटपुट करता है ना तो एक्चुअली क्या बिहेवियर होता है। ठीक है जी, तो आपका जब आप ठीक हो गया। अब जब आप बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए कोई इनपुट करवा रहे होते हैं चीज़ें, तो वो आपका फाइल डिस्क्रिप्टर 0 पे जा रही होती है। ठीक जी, अब जब आप इन कोई भी चीज़ आउटपुट करवा रहे हैं कंसोल के ऊपर नज़र आ रही है आउटपुट शक्ल में, तो वो आपकी जाती है स्टैंडर्ड आउटपुट पे जिसका डिस्क्रिप्टर होता है 1। अब डिस्क्रिप्टर होता क्या एक्चुअली डिस्क्रिप्टर एक तरह का एक पॉइंटर या एक वैल्यू है जो आपको बताती है वो किसके साथ एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 वैल्यू मुझे बताती है कि जब भी इनपुट आएगी वो std इन पे आएगी, और जब std इन पे आएगी तो फाइल डिस्क्रिप्टर 0 एक्टिव होगा। फिर वो कहते हैं कि जब भी आउटपुट होगी वो std आउट पे जाएगी, जब वो std आउट पे जाएगी तो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 प्रोवोक हो जाएगा। इसी तरह जब आपके एरर्स आते हैं, जो आप कोड लिखते हो तो ढेर सारे एरर प्रिंट कर दिए जाते हैं, वो आते तो std आउट पे ही हैं लेकिन वो चीज़ कहलाती है std एरर जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर होता है 2। तो अब जब आप देखते हैं कि
जब कंसोल सक्सेसफुली एग्जिट हो जाती है तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, एंड व्हेन यू हैव सम एरर्स तो तब आपके पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड एरर आ जाता है और उसका फाइल डिस्क्रिप्टर होता है 2। अब जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट किया जाता है ना पीसीबी में, उसका प्रोसेस टेबल के अंदर ना उसकी एंट्री मेंटेन की जाती है। कोई मुझे बता सकता है कि उसकी एंट्री क्यों मेंटेन की जाती है? जी, किसी प्रोसेस की एंट्री मेंटेन करना क्यों जरूरी है? जी जनाब। जनाब कोई तो आउटपुट आनी चाहिए कि किसी प्रोसेस की टेबल में एंट्री क्यों मेंटेन की जाती है। तो आप बता दें। नहीं फिर भी चले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप अपनी पॉकेट में पैसे रखते हैं, ठीक है जी, आप वो पैसे अपने पास किसी खास तरतीब में क्यों रखते हैं या काउंट करके क्यों रखते हैं? हमें याद रहे ना कितने थे हमारे पास। ठीक हो गया। अब लेट से आपने फर्स्ट टाइम काउंट करके अपने पास पैसे रखे, फॉर एग्जाम्पल जितने भी थे, एक एक्स अमाउंट थी, उसमें से आपने ना 50 रुपीज खर्च दिए, तो क्या अब आपको याद रहेगा कि बकाया कितने रह गए? x -50 कर देंगे, याद एक्स रह माइनस। जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक पहले से एंट्री अवेलेबल हो जिसको मैंने याद किया हो, उसके बाद उसके साथ जो भी होता रहे तो मुझे याद रखना आसान है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसीलिए पीसीबी जो होता है ना वो हर प्रोसेस की एंट्री एक टेबल में मेंटेन करना शुरू कर देता है। अब वो प्रोसेस जब भी किल होगा उस टेबल में से उसकी एंट्री रिमूव कर दी जाएगी। जैसे कि लेट से आपके पास 1000 रुपीज़ थे और आपने 1000 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली तो आपके पास पैसे ज़ीरो हो गए, वो एंट्री रिमूव हो गई। हाँ, अगर लेट से कि आपका प्रोसेस रनिंग में था, निकाल के वेटिंग स्टेट में लाया गया तो टेबल में अपडेट हो जाएगा कि अब आप वेटिंग स्टेट में है। इसी तरह पीसीबी क्या करता है, हर प्रोसेस की टेबल में एंट्री करवाने के बाद उसकी एंट्री को सेव कर लेता है, जिसका एडवांटेज वो ये लेता है कि जब भी प्रोसेस किल हो, ऑर्फन हो, वो किसका पेरेंट चाइल्ड है, वो सब कुछ इजीली मेंटेन किया जा सके। तो वो कहता है कि जब टेबल में एंट्री की जाती है ना तो 3 ऐसे डिस्क्रिप्टर हैं जो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग में एसोसिएट हो जाते हैं। वो डिस्क्रिप्टर कौन कौन से हैं? वो डिस्क्रिप्टर है 0, 1 और 2। 0 फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, 1 फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट और 2 फॉर स्टैंडर्ड एरर। वो कहता है अब लेट से कि मैं कहता हूँ कि जो भी इनपुट आए वो FTD 0 पे जाने की बजाय मेरे प्रोग्राम में आ जाए, तो उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको इनको ओवरराइट करने की सहूलत मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये रियल लाइफ में भी आप ये काम करते हैं। लेट से आप एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप एक चीज़ रेट पूछते हैं। लेट से अगर लेडीज शॉपिंग करने गई हैं तो वो कहते हैं जी 1200 का सूट है, तो साथ ही अम्मी जान कहते हैं नहीं मैंने तो 300 देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता निगोशिएशन करते हुए आप चीज़ें ओवर करते हैं, कुछ वो कम करते हैं, कुछ आप बढ़ाते हैं, तो बाद में ना वो सूट 450 रुपये में मिल जाता है, या लेट से 1450 रुपये में मिल जाता है 2800 का सूट। तो इस तरह आप वैल्यूज़ ना ओवर करते हैं। तो ये 3 डिस्क्रिप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप बड़ी इजीली जो है ना वो ओवर कर सकते हैं। अब ओवर करने का ना फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या, या ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? तो लेट से मैं कहता हूँ मेरी एक फाइल चलनी है। अच्छा, कितने लोगों के कंप्यूटर में कभी वायरस आया है? पहले वो हैंड रेज करें। कभी ऐसा हुआ हो कि फील हुआ हो कि विंडो के अंदर वायरस है या विंडो डिफेंडर ने एरर दिया हो कि ये जो वायरस फाइल आप करने लगे इट्स अ वायरस या करप्ट है? जब विंडोज एक्टिवेटर डाउनलोड करते हैं तब भी वो नहीं होता तब भी एरर, डाउनलोड। हाँ तब भी एरर आ जाता है। तो सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ये एरर में चला जाएगा या क्या होगा?
सिस्टम ये डिटेक्ट करता है, डिस्क्रिप्टर से पता। हाँ सिस्टम डिटेक्ट करता है कि यार अगर इसकी आउटपुट नॉर्मली कंसोल पे आनी चाहिए थी, लेकिन ना ये आउटपुट कहीं रीडायरेक्ट करके फाइलों के साथ चेंजेस करना चाह रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कर्नल में चलने वाली सारी इंस्ट्रक्शन प्रीविलेज होती हैं, तो वो कहता है कि जनाब ये कोई एरर है, ये कोई प्रीविलेज इंस्ट्रक्शन के साथ गड़बड़ करने लगी है, लिहाजा इसको रोक दो। तो बिल्कुल इसी तरह के जब हम डिस्क्रिप्टर्स को अगर कर्नल मोड में शिफ्ट करके चेंज करना चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इसके लिए फिर कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास फिर रीड राइट और डुप की कमांड जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम फाइल के ऊपर डाटा जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर समझने की ज़रूरत है कि किस तरह हम फाइल से डाटा जो है ना रीड कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम उन डिस्क्रिप्टर्स को जो है ना वो ओवरराइड भी करेंगे। ठीक हो गया। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ये रीड एंड राइट पे भी आते हैं। सबसे पहले तो ये हमने काम देख लिया था एक कोड लिखकर कि अगर पेरेंट चाइल्ड से पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद मैंने फोक कॉल किया और अगर उसके बाद मैंने कोई चेंजेस अपडेट की तो वो दोनों के पास लोकल कॉपी रहेगी। अब जब लोकल कॉपी रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि अपडेटेड वैल्यू कैसे होगी। तो उसके लिए वो कहता है कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो कहलाता है प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना। तो अब जब वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं तो उसको कहते हैं जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी के नाम से भी जाना जाता है ये। अब आईपीसी के ना 4 मेथड्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले कि आप पाइप बना लें, ठीक है जी, अननेम्ड पाइप भी इन्हें कहा जाता है, अनोनिमस पाइप भी कहा जाता है। तो घर में आप लोग जब कभी पानी वाला पाइप यूज करते हैं तो क्या तरीकाकार होता है उसको यूज करने का जी। सबसे पहले अगर मैं पाइप को देखूं तो 2 एंड होते हैं हमारे पास, उसको कैसे यूज किया जाता है? एक एंड नल में लगाते हैं, दूसरे से वो पानी का छिड़काव करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक साइड आप यूज करते हो डाटा राइट करने के लिए, यानी कि पानी भेजा जा सके, और दूसरी साइड से आप वो चीज रिसीव कर रहे होते हो। तो इसका मतलब है कि पाइप के दोनों एंड्स का ठीक होना जरूरी है। अब मैं कहता हूँ लेट से कि मैंने 5 मिलीलीटर पानी पाइप में डाला और पाइप में कोई सुराख नहीं था, तो मुझे आउटपुट कितनी मिलेगी? 5 मिली। 5 मिलीलीटर। या अगर लेट से कि एक खास प्रेशर से पानी आ रहा था, पाइप में कोई सुराख नहीं था, तो उतनी प्रेशर से अगर आउटपुट जो है वो मुझे मिल सकती है। लेकिन अचानक क्या हुआ, मैंने पाइप को बीच में से टक लगा दिया, तो क्या होगा? जी, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? पानी आपका लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। लीक। तो इसी तरह जब मैं डाटा रीड और राइट कर रहा हूँगा तो मुझे अपने प्रोग्राम को सिक्योर बनाना होगा कि कोई बंदा बीच में से आके डाटा क्या ना कर सके, उठा ना सके, करप्ट ना कर सके उस डाटा को। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ अनोनिमस पाइप्स के ऊपर यानी कि अननेम्ड पाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब हमने समझ लिया, सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट को समझा कि एसटीडी जो इन है वो हमारी 0 डिस्क्रिप्टर के साथ एसोसिएट है और जो हमारी आउटपुट है वो डिस्क्रिप्टर 1 के साथ एसोसिएट है। तो इसका मतलब है कि जब भी मैंने पाइप के ऊपर कुछ लिखना है तो मुझे एसटीडी 1 से जाना पड़ेगा, और जब भी मैंने फाइल से कुछ पढ़ना है तो मुझे 0 डिस्क्रिप्टर एसटीडी इन पे जाना पड़ेगा। अब ये कैसे हमें पता लगेगा कि जब मैं लिख रहा हूँ या जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वो एसटीडी आउट है कि एसटीडी इन है? तो आप देखें कि जब भी कोई चीज़ आप अपने सिस्टम में इनपुट करते हैं ना, वो चीज़ आपका प्रोग्राम रीड कर रहा होता है। जैसे सी इन है तो सी इन वेट कर रहा होता है कि आप कंसोल पे कुछ लिखें और मैं उसे पढ़ सकूं, तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड इनपुट का नाम दिया जाता है। और जब भी कुछ प्रोसेसिंग के बाद चीज़ वापस राइट की जाती है कंसोल के ऊपर,
के सी आउट के ज़रिए, तो वो आपकी एसटीडी आउट बन जाती है। अब जब आपने पाइप बनाना है तो इससे ये मुराद है कि मुझे एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए जिस पे मैं लिख सकूं और एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए जिससे मैं पढ़ सकूं। तो मुझे उस अरे के कितने इंडेक्स चाहिए होंगे? जी, मैं एक इंडेक्स से लिखना चाहता हूं, एक इंडेक्स से पढ़ना चाहता हूं, तो कितने साइज की अरे बनाऊंगा मैं? जी होला, आप बताएं हम कितने साइज की अरे बनाएंगे? जी हबीबा, कितने साइज की अरे होगी? 2 साइज की। 2 साइज की अरे होगी, क्योंकि मुझे ना 2 इंडेक्स यूज करने हैं, द वन इज 0 एंड द अदर वन इज 1। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है जनाब, मैंने 2 की अरे बना ली जिस तरह उसने कहा। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि जनाब मेरा काम हो भी गया कि नहीं? लेट्स से कि जैसे अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और कोई बच्चा जवाब नहीं देता, तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरी बात या मेरी आवाज़ आप तक पहुंची भी है कि नहीं? तो पाइप कहता है कि जब मैं सक्सेसफुली बन जाऊंगा तो मैं 0 रिटर्न करूंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं -1 रिटर्न करूंगा। और मुझे बनाया जाता है पाइप की कमांड के ज़रिए। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब हम इसको एक छोटा सा कोड करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो हमारा डिस्क्रिप्टर है वो पाइप के थ्रू जो है वो बनता है। सॉरी, ओपन नहीं, न्यू फाइल करना पड़ेगा हमें डेस्कटॉप पे। जी मैं पाइप्स के नाम से सेव कर लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर भी कर देंगे ये कोड। तो ले जी, उसने मैं कहा कि हमें क्या करना है, इंट पाइप इंट fd अरे। कहते जी फंक्शन की ना ये प्रोटोटाइप है जो आपको पाइप बना कर देगी। अच्छा, अगर इस प्रोटोटाइप को पढ़ें तो एक इंटीजर की अरे चाहिए 2 की, 0 फॉर रीडिंग 1 फॉर राइटिंग, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, एक इंटीजर है। तो आए हम एक सबसे पहले एक अरे बना लेते हैं, लेट्स से फाइल डिस्क्रिप्टर की हम एक अरे बना लेते हैं 2 साइज की। ठीक हो गया। और एक इंटीजर टाइप का हम बना लेते हैं रिटर्न स्टेटस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पाइप की जो कमांड है वो रन करता हूँ, अंदर अपनी अरे पास की, और रिटर्न स्टेटस में जो है उसकी वैल्यू जो है वो मैं गेट कर लेता हूँ। तो उसने मुझे कहा हुआ है कि अगर मैं सक्सेसफुली बन ओके, आई थिंक सो मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। ले जी, मैंने क्या किया कि अगर तो मेरा रिटर्न भैया फाइल स्टेटस। डिस्क्रिप्टर की जी भैया बताएं। फाइल डिस्क्रिप्टर की अरे 2 साइज की क्यों बनाई है? हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि हमें एक इंडेक्स चाहिए रीड के लिए, एक इंडेक्स चाहिए राइट के लिए। रीड फ्रॉम ओके, 0 ऊपर वाले राइट। ही है, सही से जी, लग गई समझ। मुझे लगा आपने 2 अरेज बनाई है पाइप की। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम आप ARR भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये आप फाइल इसका नाम, डिस्क्रिप्टर पाइप का नाम है। नहीं नहीं, ये वेरिएबल का नाम है, आप ARR रख लें। अगर आपको फाइल डिस्क्रिप्टर मुश्किल लग रहा है, आप ARR उसका नाम रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको क्या पास कर देंगे, ARR पास कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अभी प्रिंट कराता हूँ पाइप क्रिएटेड, और
मैं लिख देता हूँ पाइप फीड। अब हम इस छोटे से कोड को भी चलाकर देखते हैं कि क्या ये पाइप क्रिएट भी होते हैं या नहीं होते। तो अगेन हमें लॉन्च करना पड़ेगा अपना टर्मिनल। तो ये फंक्शन जो पाइप वाला है ये बिल्ट इन पहले से ही है? ये बिल्ट इन फंक्शन है। पाइप की सिस्टम कॉल पहले से अवेलेबल है हमारे पास। जी वो मुझे कहता जी एक ऐसा फंक्शन आप पाइप यूज़ करना चाह रहे हैं जिसकी आपने हेडर फाइल नहीं इंक्लूड की, तो मैन पाइप करता हूँ तो वो कहेगा जी uni_std.h जो है वो आपने इंक्लूड करनी है। तो हैश इंक्लूड, बेसिकली ये UNISTD पढ़ा जाता है, लेकिन आमतौर पर जो शॉर्ट फॉर्म में से याद रखने के लिए हम यूनी कह देते हैं, लेकिन ये होता है UNISTD स्टैंडर्ड्स जो है वो हमने ऐड कर लिए। अब कंपाइल करते हैं, कोड सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, लेता हूँ तो वो मुझे कह देता है कि आपका पाइप जो है ना वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो सिंगल प्रोसेस है ना पाइप का। अब बात करते हैं कि अगर मैंने सिंगल प्रोसेस में पाइप के ऊपर कोई डाटा लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो हमने अब पाइप के ऊपर जब भी कोई डाटा लिखना होता है हम लोग राइट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। राइट की सिस्टम कॉल कहती है कि मुझे टोटल 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको देखें राइट की सिस्टम कॉल को तो वो कहता है जी टोटल 3 पैरामीटर्स मुझे रिक्वायर्ड है। सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए कि किस फाइल डिस्क्रिप्टर पे करना है। तो आप मुझे बताएं राइट के लिए कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर यूज़ होता है। इनपुट से यूज होगी। राइट मैंने जब भी करना मुझे स्टैंडर्ड इनपुट, तो फाइल डिस्क्रिप्टर कौन सा हुआ वो वाला 0। 0। तो इससे ये मुराद है कि जब भी मैंने राइट करना है तो मुझे FD 0 चाहिए होता है। तो आए हम अपने कोड के अंदर लिखते हैं कि अगर पाइप सक्सेसफुली बन गए तो राइट की सिस्टम कॉल, और पहला पैरामीटर था FD 0 पे लिखना है हमने, डन हो गया। उसके बाद वो देखें वो कहते हैं वॉइड पॉइंटर का बफर चाहिए। बफ से यहाँ क्या मुराद है, बफ से यहाँ पे मुराद है कि आप क्या डाटा लिखवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो लेट से मैं लिखवाना चाहता हूँ दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑन पाइप। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास, आप बनाए यहाँ पे करेक्टर ARR इज इक्वल्स टू माय फर्स्ट क्लास ऑन पाइप, और यहाँ पे आप क्या पास कर दें, ARR पास कर दें। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है ना इसका समझने वाला, वो पैरामीटर है कि लेंथ ऑफ बफर। ठीक है जी। अब जो भी मैंने डाटा रीड या राइट करवाना होता है ना पाइप पे, वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। तो करेक्टर कितने बाइट लेता है एक जी, बाइट। एक। एक बाइट लेता है। तो अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ARR तो ये एक्चुअली उतनी ही होगी ना जितने बाइट्स होंगे, ऐसे है कि नहीं। जी स्ट्रिंग लेंथ हमें इसकी लेंथ बताएगी। ठीक है। तो इसकी लेट से लेंथ क्या है, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 है। तो स्ट्रिंग लेंथ हमें दे देगी 31। करेक्टर के केस में क्या होता है, करेक्टर कितने बाइट्स लेता है, सॉरी इंटीजर, इंटीजर कितने बाइट्स लेगा, और 4। और अगर मैं इंटीजर लेंथ निकालूं तो वो कितनी निकलेगी,
1, लेट से मैंने लिखा हुआ है इंटीजर a इज इक्वल्स टू 1, ये इसकी लेंथ क्या है 1 है, लेकिन बाइट्स कितने ले रहा है 4, तो इंटीजर के केस में आपको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने बाइट बाय बाइट डाटा रीड करना है और बाइट बाय बाइट डाटा राइट करना है। तो इंटीजर के केस के अंदर आपको हर सूरत डाटा को उसके नंबर ऑफ बाइट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, मैंने राइट, चूंकि हमेशा एफ डी 0 पे होगा तो एफ डी 0 पे राइट कर दिया। क्या राइट करना है, अरे राइट करनी थी ये वाली, और उस अरे की लेंथ कितनी है। अब कहता है कि रिटर्न का कैसे पता चलेगा कि हमारा डाटा ठीक हो गया कि नहीं, तो वो कहता है अगर नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न आ जाए ना, तो इससे मुराद है कि डाटा सक्सेसफुली रीड हो गया। अगर 0 आ जाए तो इससे मुराद है कि पाइप एंड हो गया। अगर -1 आ जाए तो इससे मुराद है एरर है और कोई ना कोई सिग्नल इंटरप्ट का आ जाएगा। आए हम एक रिटर्न टाइप का वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे ऑफ, मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ बाइट्स को। प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हमारा सक्सेसफुली डाटा पाइप पे लिखा भी गया है कि नहीं। ओके सॉरी, यहाँ पे गलती है कि एक तो ये ऐसे नहीं है, सेकेंडली ये बाय रेफरेंस जाएगा। CLD आर क्लियर, सॉरी CLD आर क्लियर। एंड वो कहता है जी कन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ ARR, जी हमने ARR ऊपर वो इंटीजर टाइप की भी बनाई है, तो इसे ARR2 कर लेते हैं और इसको ARR2 कर लेते हैं। और FD की जगह हमने नाम रखा हुआ था ARR, दिस कुड बी। और स्ट्रिंग लेंथ के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो लेट से क्लियर किया इसे मैंने लिखा मैन strlen, तो वो कहता है जी स्ट्रिंग डॉट एच जो है ना वो आप इंक्लूड कर लें इसके लिए। तो आए हम, देखिए मुझे ना कोई लाइब्रेरी याद नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे सारी लाइब्रेरीज याद रखनी है कि जब पेपर में मैं लिखने जाऊँगा या जाऊँगी सारी लाइब्रेरीज लिखूँ, नहीं, आपको फंक्शन का नाम याद होना चाहिए। आप मैन करके वो फंक्शन का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या हो जाएगा, वो उसके पैरामीटर्स, उसकी रिटर्न टाइप, वो फंक्शन कौन कौन से एरर जनरेट करता है, उसके लिए हेडर फाइल क्या चाहिए, वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो आए अब मैं अपने कोड को कंपाइल करता हूँ, तो आप देखें सक्सेसफुली कंपाइल हो गया pipe.out। तो अब देखें क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स राइट इज इक्वल टू -1। तो कोई मुझे बता सकते हैं, अभी हमने देखा -1 किस लिए होता है, एरर के लिए। एरर के लिए। उसने मुझे लिखने क्यों नहीं दिया, पाइप तो बन गया पर उसने मुझे लिखने क्यों नहीं दिया। जी कोई आइडिया। डेटा टाइप डिफरेंस की वजह से। नहीं, डाटा टाइप तो मैं करेक्टर लिखना चाह रहा हूँ तो उसे मुझे करेक्टर लिखने देनी चाहिए। जी लिखने दे रहा वो मुझे। तो फिर कोई और इंटरप्शन हो रही होगी। जी हमने कहा था हमने राइट करना है ना, तो FD1 पे राइट करना है। ये देखिए फाइल डिस्क्रिप्टर
1 के लिए राइट करना है। अगर तो हम वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे थे, 0 डाल रहे थे। हम दोबारा देखते हैं कि जब हमने राइट करना है तो std1 हमारा यूज़ होगा। std आउट जो है वो 1 हमारे पास जो है वो fd1 उसके लिए फाइल का जो डिस्क्रिप्टर 1 है वो हमारे लिए यूज़ होगा। और जब हमने रिसीव करना होगा तो std0 से रिसीव करेंगे। तो जब मैंने ARR1 एक्चुअली एग्जैक्ट डिस्क्रिप्टर दिया तो उसने मुझे कह दिया कि जनाब आप देखें हमने 30 बाइट्स जो है वो पाइप के ऊपर राइट कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये पढ़ने हैं कि क्या वाकई 30 बाइट्स राइट भी हुए हैं कि नहीं, और क्या डाटा जो मैंने लिखा था वही मुझे रिसीव भी होता है कि नहीं। तो उसके लिए जो हम सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं, दैट सिस्टम कॉल इज़ योर रीडिंग सिस्टम कॉल, रीड के नाम से यूज़ होती है। वो भी 3 चीज़ें रिक्वायर्ड करती है जैसे सेम राइट की करती है। रीड कहती है कि सबसे पहले पैरामीटर बताओ कि किस डिस्क्रिप्टर से रीडिंग करनी है। तो लेट से वो कहता है fd0 से रीड करना है, हम कहते हैं ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है ठीक है रीड तो कर लिया पर स्टोर किस में करना है वो भी उसे बताना ज़रूरी है, और फिर उसकी लेंथ क्या है वो बताना ज़रूरी है। तो लेट से मैं कहता हूँ करेक्टर ARR3 ऑफ 31 टू, मैंने अभी सारी नल से इनिशियलाइज करवाई हुई है, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ नंबर ऑफ बाइट्स इक्वल टू रीड करने की कोशिश करते हैं हम। ARR ऑफ 0 से मैं अब रीड करूँगा, रीड करके स्टोर करूँगा ARR3 में। और कितना रीड करना है, रीड करना है जितनी लेंथ थी ARR2 की। और उसके बाद मैं दोबारा ये लाइन प्रिंट कराता हूँ नंबर ऑफ बाइट्स रीड दिस टाइम, ठीक है जी। तो आए हम देखते हैं, तो आप देखें जितना मैंने डाटा राइट किया था वही डाटा मैंने रीड भी कर लिया। और डाटा प्रिंट कराना चाहता हूँ तो डाटा प्रिंट कराने के लिए मुझे ARR3 को प्रिंट कराना पड़ेगा। कैसे प्रिंट करा सकता हूँ मैं ARR3 को, प्रिंट एफ, चूँकि ये करेक्टर अरे है। ओके मेरी वो कीबोर्ड लेआउट चेंज हो गई होगी जी। तो मैं यहाँ लिखूँगा %s \n कोमा ARR3। आप देखें दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑन पाइप जो था वो राइट और रीड हो गया। अब तो ये सेम प्रोसेस में था तो कोई मसला नहीं है, ना कोई प्रोसेस आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना कुछ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं एक ही प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। जब भी आपका पाइप बन जाएगा फोक करते हैं आप, तो आपके पास क्या होता है 2 प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे ही है जी। तो पाइप की जो शक्ल होती है, तो जब पाइप आप बनाते हैं तो बिफोर फोर्क तो वो एक सिंपल ऐसा पाइप है जो एक साइड से इनपुट ले रहा है दूसरे साइड पे आउटपुट कर रहा है। अब जब आप फोक करते हैं तो पाइप के भी 2 की बजाय कितने डिस्क्रिप्टर हो जाते हैं 4, ठीक हो गया। 4 हो गए, उनमें से एक रीड राइट पेरेंट का है, एक रीड राइट चाइल्ड का है, बट ये चारों डिस्क्रिप्टर्स अब शेयर्ड है, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अगर पेरेंट राइट कर रहा है तो चाइल्ड को राइट नहीं करने देना, क्योंकि एक नया सुराख एंटर हो जाएगा उसमें। और अगर पेरेंट रीड कर रहा है तो चाइल्ड रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शन पाइप है। अभी हमने एग्जांपल की देखी थी कि घर में जब हम पाइप फिट करते हैं तो वो यूनी डायरेक्शन होता है कि एक साइड से नल खुला और पानी आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप दोनों साइड पे नल पे लगा दो तो दोनों साइड से पानी इधर वाले नल का उधर और उधर वाले नल का इधर हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो आपके पास अनोनमस या अननेम्ड पाइप्स हैं दे आर यूनी डायरेक्शनल, और जब फोक की कॉल होती है तो इसके उतने मुंह बन जाते हैं। कॉपी हुआ 2 मुंह बने, अगली बार जब फोक कॉल करेंगे तो तब कितने हो जाएंगे। अगर मैं इसी पाइप पे एक और फोक कॉल कर दूं जी, अगर मैं इसी पाइप 8 हो जाएंगे, और अगर मैं उसी 8 के ऊपर एक नया फोक कॉल कर दूं तो कितने हो जाएंगे।
16। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई कंडीशन चेक किए बगैर ही फोक करता जाऊंगा तो किस तादाद में ये इंक्रीज हो रहे हैं प्रोसेस, 2 की पावर में। पहले 1 था तो 2 पावर 1 2, जैसे ही 2 हुए 2 पावर 2 4, जैसे ही 3 हुए 2 पावर 3 8 16 32, इस तरह से ये जो है वो इंक्रीज होते हैं अगर मैं कोई इफ कंडीशन इम्पोज ना करूं। तो आए अब हम क्या करते हैं, जब मेरे पाइप सक्सेसफुली क्रिएट हो जाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, इंट फोक रिटर्न स्टेटस फोक, if fork return status greater than 0, आप क्या करो, डाटा राइट करो। और else if अगर मेरा फोर्क का रिटर्न स्टेटस 0 है तो डाटा मैं क्या करूं, रीड कर लूं। ले जनाब, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब असूलन देखा जाए तो मेरा पाइप यहाँ से उठ के ना यहाँ आ गया मैं, ठीक है जी। और पेरेंट में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ डाटा राइट करना चाह रहा हूँ। क्या पेरेंट इसमें से जब डाटा राइट करेगा तो क्या पेरेंट इस डिस्क्रिप्टर से डाटा पढ़ सकता है कभी? जी नो सर। नहीं पढ़ सकता। तो जब वो डाटा नहीं पढ़ सकता तो मुझे हमेशा उस एंड जो कि यूज नहीं हो सकता उसको क्या करना है, क्लोज करना है। और उसके लिए जो सिस्टम कॉल मैं यूज करूंगा उसके साथ क्लोज करके क्या करूंगा, उसको बंद कर दूंगा ताकि उस एंड को कोई भी ना यूज कर सके। और जब उसको कोई यूज नहीं कर सकेगा तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अब मुझे बताएं क्या चाइल्ड ने डाटा राइट करना है कि नहीं? चाइल्ड ने डाटा कुछ भी राइट नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा चाइल्ड का राइट एंड। ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज तो आप बताएं, क्या मैं इंश्योर कर सका हूं आज तक कि पेरेंट पहले चलेगा कि चाइल्ड पहले चलेगा? जी नो सर। नहीं कर सके। तो मैं कहता हूं मेरा चाइल्ड पहले चल गया, ठीक है, उसने अपना राइट हैंड क्लोज किया और रीड करने लगा। अभी कुछ लिखा गया पाइप पे? नो। नहीं तो क्या रीड होगा आपके ख्याल से? जी हबीबा, क्या रीड होना चाहिए? जी कोई आइडिया आपके ख्याल तो से? सर राइट गार्बेज, करने से पहले लिखा होगा गार्बेज या जो भी पहले लिखा होगा। हाँ अगर हम सी प्लस प्लस को याद करें या सी को, तो एक गार्बेज वैल्यू रिटेन कर लेता था वेरिएबल अगर उसको इनिशियलाइज नहीं करते थे। तो पाइप के यस केस में सर। पाइप के केस में ना सिनेरियो थोड़ा सा इस तरह चेंज है। पाइप कहता है कि जब तक मेरे पे कुछ लिखा नहीं जाएगा ना मैं कुछ रीड नहीं होने दूंगा। तो जब वो कह रहा है कि मैं कुछ रीड नहीं होने दूंगा तो इससे मुराद है कि रीड जो है ना वो एक ब्लॉकिंग कॉल है। क्या हुआ, आपने कुछ रीड करना चाहा, उसने कहा अभी तो कुछ राइट नहीं हुआ। आपने फिर रीड करना चाहा, वो कहता है नहीं अभी कुछ राइट नहीं है। तो रीड आपको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो वो कहता है अगर पाइप एम्प्टी है तो रीड इज अ ब्लॉकिंग कॉल, कि रीड आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉकिंग कॉल हो जाएगी। उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर तो वन प्रिंट हुआ इसका मतलब चाइल्ड को बारी मिल चुकी है, ठीक है।
और अगर 1 प्रिंट हुआ तो इसका मतलब है कि एक दफा पेरेंट को भी बॉडी मिल चुकी हुई है 2। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि 30 सेकंड के लिए ये प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल ही पॉज हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट को बारी मिलेगी, वो स्लीप पे चला जाएगा और पाइप पे कुछ राइट नहीं होगा, तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली उसके वेट में एक ब्लॉकिंग कॉल जो है वो जनरेट कर देगा। अच्छा जी, मैंने कोई एल्स इफ लिखना था और एल्स ऑफ लिख दिया है। एंड नंबर ऑफ बाइट्स इधर डिक्लेयर नहीं की हुई, लें जी। आप देखिए प्रोग्राम रुक गया, अभी रुका हुआ है 30 सेकंड पूरे इस प्रोग्राम ने अब जो है ना वो वेट करना है। और आफ्टर 30 सेकंड्स प्रोग्राम क्या करेगा, चल पड़ेगा। लेकिन पहले 2 प्रिंट नहीं था होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली जो प्रिंटिंग कॉल्स होती है ना वो तब तक नहीं आती जब तक एसटीडी इन फ्लश नहीं किया जाता। ये इशू भी आपको आएंगे, ये हमने फ्लैश वाले जितने इशू है ना ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखे हुए हैं। तो लेट मी कॉल इट फॉर 15। अभी मैं एक प्रैक्टिस टास्क अपलोड करूंगा। ये देखें 2-1 प्रिंट हो गया हमारा, क्योंकि मैंने फ्लश की कॉल भेज दी है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि अब हमारा सिस्टम अभी भी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ना रीड कुछ हो नहीं पा रहा। रीड इसलिए नहीं हो रहा पा रहा क्योंकि राइट नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही राइट होगा हमारा प्रोग्राम क्या कर लेगा, उसको रीड करके चल पड़ेगा। ये भी देखिएगा, जस्ट हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है इसके 15 सेकंड कंप्लीट होने का। तो आप देखेगा हमारा, ये देखें जी हमारा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली रीड एंड राइट कर पा रहा है वो डाटा। तो पाइप हमेशा आपने फोक करने से पहले बनाना है। अगर आप पाइप फोक करने के बाद बनाएंगे तो वो सिर्फ या तो पेरेंट में बनेगा या चाइल्ड में बनेगा। उसके इस तरह से 4 मूव जनरेट नहीं होंगे। तो अगर आप देखें तो मैं एक तरफ से डाटा फेंक रहा हूँ, दूसरी तरफ से मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, तो इस तरह से मुझे सिंक्ड डाटा मिल जाता है। अब वो कहता है कि एक बात तो समझ आ गई है कि अगर पाइप एम्प्टी हो गया है तो आप कभी भी कुछ भी रीड नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता है कि राइट कॉल फिर कब ब्लॉक होगी। तो वो कहता है कि अगर आपका पाइप 4 किलो बाइट्स का डाटा जो है लिख ले, पाइप फुल हो जाता है। और अगर पाइप फुल हो जाए तो आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते। आप एक ऐसे पाइप जिसका कि राइट एंड क्लोज हो गया है उस पे से रीड करना चाहेंगे तो एंडो फाइल आ जाएगा या सिग पाइप का सिग्नल आ जाएगा। हमें जो ज़्यादातर गर्ज होती है वो ऊपर वाली 2 इंस्ट्रक्शंस के साथ होती है कि क्या हमारा पाइप खाली था, क्या हमारा पाइप फुल तो नहीं हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं ये 2 इंस्ट्रक्शंस किस ऐसे डाटा स्ट्रक्चर में आप बहुत यूज़ करते थे? कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको आप लाजमी ये चेक करते थे 2 इंस्ट्रक्शंस? जिसमें आप इज एम्प्टी और इज फुल नामी कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे। तो जब ट्रीज बनाते होते थे, ट्रीज बनाते थे, स्टैक बनाते थे, क्यू बनाते थे, तो हम यस कहते थे इज एम्प्टी चेक करो। अगर तो वो खाली है तो मजीद पॉप अब नहीं करना, और अगर वो इज फुल है तो मजीद पुश नहीं करना या इन क्यू डी क्यू नहीं करना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी तरह प्रोसेस को ब्लॉक करना चाहें तो आप रीडिंग कॉल कर सकते हैं। कैसे? हम वेट की सिस्टम कॉल लगा के ये इंश्योर कर सकते हैं ना कि पहले चाइल्ड चले जी। हमने वेट की यस सर। सिस्टम कॉल पढ़ी, तो लेट से मैं क्या करता हूँ, वेट नल लगा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे पेरेंट को बारी मिलेगी ये चाइल्ड के इंतजार में चला जाएगा। और चाइल्ड क्या करना चाहता है, एक पाइप से डाटा पढ़ना चाहता है जिस पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ।
तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम एक ब्लॉकिंग कॉल के अंदर फंस जाएगा, मैन टू वेट। लें जी, ये दो हेडर फाइल्स हम जल्दी से इंक्लूड करते हैं इसके अंदर और हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अगेन अपने प्रोग्राम को जो है ना वो फंसा लिया। ये देखें जी, अब पेरेंट बेचारा वेट कर रहा है कि चाइल्ड किल हो जाए। पेज टेबल में एंट्री हुई हुई है प्रोसेस टेबल में कि चाइल्ड किल होगा तो पेरेंट को बारी देना। चाइल्ड किल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डाटा रीड करना चाहता है। जब तक उसे डाटा मिलेगा नहीं वो किल होगा नहीं, और जब वो किल होगा नहीं तो वो कभी भी कुछ भी रीड नहीं कर रहा। तो ये आपका प्रोग्राम कभी भी एंड स्टेट में नहीं जाएगा। तो पाइप्स के अंदर ये आपने बड़ा ध्यान रखना है, एक के पाइप के जितने भी अनयूज्ड एंड है वो क्लोज होने चाहिए। नंबर 2 कि आपका पाइप कभी भी रीडिंग ब्लॉकिंग कॉल में नहीं फंसना चाहिए। उसके अलावा पाइप के ये उसने बताया हुआ है कि अभी हमने जिस तरह एक का रीड एंड एक का राइट एंड क्लोज किया है तो उसका फ़ायदा में यही हुआ है कि हम यूनी डायरेक्शनल जो डाटा है वो मूव करने में कामयाब हो गए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक कहानी थी हमारी अननेम्ड पाइप्स की। कोई बच्चा जिसको कोई कंफ्यूजन हो अभी, अदरवाइज मैं फिर एक छोटा सा लैब मैनुअल शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोग हैंड ऑन प्रैक्टिस भी एक्चुअली करें ताकि आपका मज़ीद क्लियर से क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो हो। जी आपके कोर्स मटेरियल के यानी कि टीम्स के फाइल्स के टैब में जो है ना वो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने लगा हूँ। सर ये जो आप स्लाइड्स पढ़ा रहे थे अभी ये भी कर दीजिएगा। अच्छा, वैसे ये स्लाइड्स तो मैंने वैसे ही बनाई हुई हैं, डॉक्टर अदनान ने उन्हीं की से है, बट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। इसमें वैसे टिल ऑफ द एंड ऑफ द सेमेस्टर तक जितने लेक्चर हैं वो सारे ऐड हैं। इससे हमें सिर्फ ये बस आइडिया हो जाता है कि हमने बच्चों को जो है ना वो कहाँ तक एक लेक्चर में पढ़ाना है। तो अगर आप फाइल्स के टैब में जाएं वहाँ पे ज़रा लैब 4 ओपन करें, OS लैब 4 के नाम से एक लैब आई है वो ओपन करें। जी ओपन किया आपने OS लैब 4? यस सर। अब ये जो लैब है ना ये लैब आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस बेसिकली करवा रही होगी कि किस तरह आप प्रोसेस उसके ट्रीज देख सकते हैं, देन आप किस तरह से प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने फोक करके देखा किस तरह से उसकी प्रोसेसेस की आउटपुट आ सकती है। ऑर्फन का कॉन्सेप्ट आप इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ज़ॉम्बी का देखेंगे, फिर आप एक्जीक के ज़रिए बाइनरी रिप्लेस करके देखेंगे। और इसके एंड पे देखें तो जो हमने आपका क्विज़ लिया हुआ है वो मैंने एज अ टास्क पेस्ट कर दिया हुआ है कि अगर आप दोबारा से उसको कोड करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये है लैब 4। ठीक है जी। एक डॉक्यूमेंट आया होगा लैब 5 वाला, वो भी आप खोलें ज़रा। लैब 5 जो है वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनी हुई है कि किस तरह से आप रीड एंड राइट के जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसमें डिफरेंट टास्क अवेलेबल हैं, आप उनको कोड करके अच्छी तरह से ड्राई रन करके देख सकते हैं कि एक्चुअली हम जब फोक और ये सिस्टम कॉल सब कर रहे होते हैं तो ये किस तरह से काम करती हैं। इसको करने का बेनिफिट क्या है, ये मैं शेयर एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट और नेक्स्ट क्विज होगा लैब में, नेक्स्ट क्विज आपका ऑब्वियसली ट्यूसडे को होगा, तो उसमें आपको फोक, पाइप और एग्जैक्ट तीनों चीज़ें आनी है।
आपको अगेन एक टास्क दिया जाएगा, यू हैव अगेन 40 मिनट्स, उसमें आपके पास 40 मिनट्स होंगे उसे सॉल्व करने के लिए और 5 मिनट होंगे उसको सबमिट करवाने के लिए। तो टोटल 45 मिनट की एक एक्टिविटी होगी जो कि हमारी एग्जैक्टली 3:35 पे स्टार्ट हो जाएगी और उस हिसाब से 45 मिनट्स में एंड हो जाएगी। इन 2 लैब्स की अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपकी असाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका अगेन क्विज भी अच्छा हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार करके आएँ। जो चीज़ें नहीं आती वो पूछें लाजमी। अगर आप नहीं पूछते और खुद से जैसे लोग असाइनमेंट में लग रहे, आई थिंक अदनान और होला ने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके अलावा तो किसी ने कोई क्यूरी भी जनरेट नहीं थी की। तो उसके 2 ही तरीके, या तो बकाया सबको समझ आ गया था या पूरी क्लास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो कुछ आपकी तरफ से फीडबैक होगा तो हम एग्जैक्टली आइडिया में कर सकूंगा ना कि क्लास किस तरफ जा रही है। सर आप जो स्लाइड से पढ़ाते हैं वो अपलोड कर दें। जी वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और जो आज हमने कोड लिखा है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। बकाया स्लाइड सिर्फ इसलिए ऐड की है मैंने कि थ्योरेटिकल जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो बस थोड़ी बहुत एक आधी उसकी स्क्रीनशॉट नज़र आ जाए आपको। स्लाइड्स में इतना कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ। अगेन सारा कुछ जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक जो है सिल्वर चार्ट्स की, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ उसी में ही ज़्यादातर डिटेल में लिखा हुआ है। ये तो बस वैसे ही है कि चलें आप थोड़ा सा स्लाइड सामने खुली हुई है तो वहाँ से विजुअलाइज भी कर सकें। मैंने आज का कोड भी अपलोड कर दिया है, और असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए जो हमने 2 कोड लिखे थे क्वेश्चन 2 और 3, वो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया ताकि आप लोग एग्जैक्टली देख सकें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या करना चाहिए था हमें। तो अगेन हमारे पास इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्टर्स अवेलेबल होते हैं। std in होता है हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर 0, std out होता है हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर 1, std error होता है हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर 2। हमारे सिस्टम में जितने भी स्टैंडर्ड्स के एरर आएंगे वो कहाँ जाएंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर 2 के ऊपर। तो जो इशू हमने शुरू में रेस किया था कि किस तरह से जो है वो हम 2 प्रोसेसेस, वो प्रोसेस 2 जो फोक के ज़रिए क्रिएट किए गए हैं, उनमें किस तरह से कम्युनिकेशन करवाई जाए कि वो एक दूसरे को उन्हें पता लग सके कि हमारा जो है वो कम्युनिकेशन इस तरह से हमने परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए जो हमने मैकेनिज़्म इन्वॉल्व करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया है, वो करवाया है आज आईपीसी, और आईपीसी में अननेम्ड पाइप्स को हमने इन्वॉल्व किया है। और हमने ये कहा है कि थ्रू अननेम्ड पाइप हम डाटा रीड और राइट की सिस्टम कॉल के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रीड की सिस्टम कॉल हमें तब तक नहीं कुछ डाटा रीड करती जब तक कि वो डाटा कुछ लिखा ना जाए। तो हमने कहा इस तरह से ये डाटा जो है वो क्या हो गई है, ये ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल हो गई है। और हमने कहा राइट की सिस्टम कॉल कब ब्लॉक होगी, राइट की सिस्टम कॉल तब ब्लॉक होगी जब आपका पाइप का साइज फुल हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मेरे सिस्टम में पाइप की मेमोरी 4 किलोबाइट्स है, तो जब तक 4 किलोबाइट्स का डाटा राइट नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, आपके पास वो रीड की सिस्टम कॉल फेल नहीं होगी। फिर हमने बात की कि अगर पाइप का कोई एंड जो है वो ऐसा फोक के पाइप बनाया, आपने फोक किया, अब आपके पास एक्चुअली 2 की बजाय 4 एंड हो जाएंगे। तो हर अनयूज एंड को ब्लॉक करना ज़रूरी है यूजिंग अ क्लोज कमांड। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ इशू ये आ जाएगा कि उस तरफ से आपका डाटा अगर किसी और प्रोसेस ने फ़्लो करवाना चाहा तो वो एरर आ जाएगा और आपका प्रोसेस कम्प्लीटली क्रैश कर जाएगा। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप क्या करें, उसको क्लोज करें। हर एंड को क्लोज करने के लिए आपने सिर्फ क्लोज की सिस्टम कॉल यूज़ करनी है, और उस सिस्टम कॉल के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो उसके अंदर वो वाला डिस्क्रिप्टर पास करना है जो आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैंने रीड एंड क्लोज करना है तो आप FT0 पास कर देंगे, अगर आपने राइट एंड क्लोज करना है तो आप FT1 पास कर देंगे।
ठीक हो गया जी? यस सर। इस लैब की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपको जो चीज़ ना समझ आए वो ज़रूर पूछें। टीम्स, व्हाट्सएप, मैसेज, जिस पे भी आप पूछना चाहते हैं, ईमेल, आप क्यूरी ज़रूर जनरेट करें आपको जो भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही। बिकॉज जब आप पेपर देने जाएंगे या लेट से कोई प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। सर प्रैक्टिस करेंगे फिर पूछेंगे, लाजमी अभी तो नहीं है। हाँ जी, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ये ग्रेडेड नहीं है लैब मैनुअल, सॉरी, उसके ऊपर आपको ग्रेडेड जो लिखा आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है कि हम ये CS वाले बच्चों को भी दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, तो आप एज अ प्रैक्टिस मैनुअल इसमें से प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी एक तो इंक्रीज़ हो जाए और दूसरा वो आपके जो कॉन्सेप्ट में इशू आ रहे हैं ड्यूरिंग अटेम्पटेशन ऑफ असाइनमेंट वो भी ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर जनाब हम क्लास जो है वो एंड कर देते हैं।